Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. So this is an interactive edition of Market Mantra. So if you have any queries about mutual funds and related issues, you can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106, 23314444, 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ रवि। Government issues new guidelines for export of sugar, sets a quota of 6 million tons of export for 2022-2023. Foreign funds infused 15,280 crore rupees in domestic equities in the first week of November, and Brent crude oil futures climbed 2.9% during the week to close the week at $98.57 per barrel. सरकार ने चीनी निर्यात के नए दिशा निर्देश जारी किए। 2022-23 में 60 लाख टन निर्यात कोटा निर्धारित। विदेशी निवेशकों ने नवंबर के पहले सप्ताह में भारतीय इक्विटीज में 15,280 करोड़ रुपए का निवेश किया और इस सप्ताह ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 2.9% बढ़कर $98.57 प्रति बैरल पर पहुंचा। ये पहली खबर पर नजर डालते हैं। सरकार ने 2022-23 के चीनी के मौसम के लिए चीनी निर्यात के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देश ट्वीट किए। नए निर्देशों में सरकार ने 2022-23 में निर्यात के लिए चीनी मिलों के हिसाब से 60 लाख टन का निर्यात कोटा निर्धारित किया है। इस सीमा में हर तरह की चीनी का निर्यात किया जा सकेगा। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी चीनी मिलों को समान रूप से उनके कुल उत्पादन का 18.2% हिस्सा निर्यात करने की अनुमति है, जिसे इलाके के गन्ना आयुक्त सत्यापित करेंगे। चीनी मिलें खुद चीनी निर्यात कर सकती हैं या इसमें किसी निर्यातक या रिफाइनरी की मदद ले सकती हैं। यह भी कहा गया है कि चीनी मिलें इस आदेश के जारी होने के 60 दिन के अंदर अपने निर्यात कोटा को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी और चीनी मिल के घरेलू कोटे से बदल सकती हैं। First caller is live with us in this edition of Market Mantra. Pradeep from Chennai is online with us. Pradeep, welcome to Market Mantra. Please put your question. सर नमस्कार जी, सवाल पूछे अपना। सर, मैं म्यूचुअल फंड से 4 साल से इन्वेस्टर हूँ जी। बोलिए। ये 2 फंड में और लगाना है, एक स्मॉल का फंड, एक मल्टी कैप में, लिमिट कैप में। तो मैंने दो फंड सेलेक्ट किया हुआ है। एक क्वांट मिड कैप फंड है और एक PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। मिड कैप का है और स्मॉल कैप का है कैंडला रोबको स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो बताइए दोनों अच्छा है, किसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है? थैंक यू। इनके प्रदर्शन का आप थोड़ा आकलन करें। इस तरह का उतार चढ़ाव दिखता है। अगर आप इससे आप रिकनसाइल कर पाते हैं। अभी तो इनका रिटर्न अच्छा दिख रहा है, लेकिन उस समय का भी रिटर्न जरा एक बार देख लीजिए निवेश करने के पहले, ताकि इसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि जब ये स्मॉल कैप्स गिरते हैं तो बहुत भारी गिरावट दिखती है और आप उस समय भी आप इसमें बने रह पाएंगे। जी, अगले कॉलर हैं बैतूल मध्य प्रदेश से वीरेंद्र, स्वागत है आपका। सवाल पूछें। सर, मेरा ये सवाल था कि एसडब्ल्यूपी जो है सर, पापा का कॉर्पस है, 50 लाख रुपए उनको रिटायरमेंट में मिला है
SWP फंड सर कितना उनको इन्वेस्ट करना चाहिए मंथली रेगुलर इनकम के हिसाब से, और सर कौन सा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म रहेगा, सर पहला क्वेश्चन। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब हम सवाल के बारे में मैं जानना चाहूंगा जी, उनको 50 लाख रुपए लगा के कितने रुपए की मंथली आमदनी की उनकी उम्मीद है या उनकी जरूरत है? सर पापा जी को मतलब 50 लाख का कॉर्पस उनको मिला है रिटायरमेंट फंड। तो पापा ये चाहते हैं कि जैसे 10-20 हजार रुपए उनकी एक मंथली रेगुलर इनकम तैयार हो जाए जी। तो सर उसके लिए कौन सा SWP फंड ठीक रहेगा, और सर कौन सा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है? और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन सर ये था कि सर ऐसा कोई माध्यम है, रिसोर्स जहाँ पे हम पैसा रखते हैं और निकाल मतलब कभी हमको एकदम जरूरत पड़े निकालें तो हमको चार्जेस ना लगे? थैंक यू सर। एक तो कि अधिकतर फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो उसमें से आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। केवल इक्विटी फंड में एक रुकावट है कि आप 1 साल से पहले जब पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड होता है, और 1 साल से पुराना आपका इन्वेस्टमेंट हो गया हो तो वो भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप एक अगर इमरजेंसी फंड लगाना चाहते हैं जिसकी कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है और जिसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं हो, तो वैसे लिक्विड फंड और बहुत सारे शॉर्ट टर्म डेट फंड हैं जिसमें आप पैसा लगाएं, उसमें आपको अक्सर बैंक डिपॉजिट से थोड़ा कम या ज्यादा रिटर्न मिल पाता है और किसी भी तरह का पैसा निकालने में कोई रुकावट नहीं होती है। बल्कि उससे जब पैसा आपको निकालना होता है तो आप आज निकालें और कल आपके बैंक खाते में पैसा आ जाता है, बहुत समय भी नहीं लगता है। और ये SWP के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है ये निर्भर करता है, ये अच्छा खासा रिटर्न माना जाएगा। अगर आपको 15,000 रुपये महीना चाहिए और 50 लाख रुपए के कॉर्पस पे, तो ये हो जाता है 1,80,000 रुपये सालाना, जो कि करीब 9% बैठता है 50 लाख रुपए पे। तो इस तरह के इसके लिए आप इसको रिटायरमेंट के बाद वाले पैसे को थोड़ा कंजर्वेटिवली लगाना चाहिए। तो ऐसा करीब आधा पैसा आपका इक्विटी में लगा हो, आधा पैसा डेट में लगा हुआ हो, ये 2 या 3 फंड, इससे आपकी जरूरत पूरी हो जाती है जिससे आप SWP कर सकते हैं, सेटअप कर लें। Next caller is our regular caller from Noida. SPS Jain is online with us. Jain sir, welcome to Market Mantra. Please put your question. जी, धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। नमस्कार जी। अभी आपने खबर दिया कि विदेशी निवेशकों ने 15,280 करोड़ पहले हफ्ते में इंडिया के मार्केट में लगाए हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि फेड के जो रेट्स बढ़े हैं उससे पैसा हमारे मार्केट से निकल के जाएगा, लेकिन आपने खबर दी है कि रिवर्स फ्लो इंडिया के अंदर आया है। तो इसका क्या कारण है, धीरेन्द्र जी से मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि रोज जो म्यूचुअल फंड, जो विदेशी बाजार में जो विदेशी निवेशकों का जो पैसा आता है उसका आधार क्या है। हो सकता है वो रिलेटिव हो, किस तरह के फंड हैं। अगर वहां पे किसी फंड में पैसा आ रहा है जिसका कि ऑब्जेक्टिव यही है कि उस पैसे को भारत में लगाना है या इमर्जिंग मार्केट में लगाना है, तो उसका आधार यही होता है। या निवेशकों की सोच भी ये हो सकती है कि भारतीय बाजार अकेला एक ऐसा बाजार है जहां इस तरह की स्थिति जो दुनिया भर में बनी हुई है उसमें अकेला बाजार है जो आपको रिटर्न दे रहा है या पॉजिटिव ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन रोज या हर सप्ताह इसका आकलन करके, जैसे बाजार का डायरेक्शन उसका बहुत मतलब निकालना रोज के मूवमेंट से बड़ा मुश्किल है, उसी तरह से ये क्यों पैसा आ रहा है और क्यों निकल रहा है कम समय में, ये भी इसका भी आकलन कर पाना असंभव है। दिल्ली से भारत भूषण हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी सर, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार। नमस्कार जी। धीरेन्द्र सर को नमस्कार है। नमस्कार सर। मेरी बेटी अभी 1 साल की है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसके खर्चे ही बढ़ेंगे, तो उसके हायर एजुकेशन और मैरिज के पैसा इकट्ठा मैं करना चाहता हूं धीरे धीरे करके। तो कोई एक ऐसा अच्छा सा म्यूचुअल फंड बता दीजिए जिसमें कि ज्यादा मतलब रिस्क ना हो और धीरे धीरे पैसा मैं अपनी बेटी के लिए इकट्ठा कर दूं। धन्यवाद सर। ये कम रिस्क की फंड, ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं। अगर ये आप पैसा निवेश कर रहे हैं और पहली जरूरत आपको 10 साल के बाद पड़ेगी तो आप किसी इक्विटी फंड में लगाइए। इक्विटी बड़ा रिस्की होता है कम समय में, और 10 साल में
ये रिस्क काफी कम हो जाता है। 10 साल की अवधि में किसी भी इक्विटी फंड में नुकसान होने की संभावना बहुत कम है, बशर्ते कि आप बीच में पैसा निकाले ना, तो और इसमें बेहतर रिटर्न भी मिल पाता है। तो मेरी सलाह होगी कि ये समय का आकलन करें कि किस समय आपको पहली पैसे की जरूरत पड़ेगी, कब कॉलेज की पढ़ाई के लिए आपकी बेटी जाएगी और उसमें कितना समय है। उस समय के पैसे बल्कि उससे 2 साल कम कर दीजिए ताकि आप पैसा निकालने की तैयारी 1-2 साल पहले कर पाए। और उसके लिए अगर वो 8-10 साल है तो उसके लिए वो पैसा आप इक्विटी में लगाइए। अगर आपको ये जरूरत 3-4 साल बाद लगेगी तो इक्विटी में पैसा लगाना, ऑल इक्विटी फंड में पैसा लगाना आपके लिए उचित नहीं होगा। 2-3 साल के बाद अगर जो पैसे की जरूरत है उसके लिए किसी कंजर्वेटिव ग्रोथ फंड में लगाइए, ऐसे फंड जिसमें कि अधिकतर पैसा फिक्स्ड इनकम में होता है, थोड़ा पैसा इक्विटी में होता है। Next caller is also from Chennai. Shailendra is online with us. Shailendra, welcome to Market Mantra. Please put your question. नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछें शैलेंद्र जी। सर मैं मार्केट में 2 से 2.5 साल के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ जी, और कुछ मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो कौन सा 2 फंड रहेगा जिसमें पैसा लगा सकते हैं? नहीं, आप रिस्क लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते शैलेंद्र जी? क्या कहा आपने? लेना चाहते हैं। लेना चाहते हैं, ओके। हाँ, थोड़ा मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं ये बोला। जी, आप रिस्क लेना चाहते हैं पर आपके पास समय बहुत नहीं है, इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप रिस्क भी लीजिए और थोड़ा मेजर्ड तरीके से लीजिए। इसके लिए कुछ ऐसे फंड होते हैं जिसमें कि आपका लगाया हुआ पैसा एक छोटा भाग इक्विटी में लगता है और अधिकतर पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। सेविंग फंड एक अच्छा विकल्प साबित होगा। अगर मुझे 1-2 फंड गिनाना हो तो एक्सिस का इक्विटी सेवर या मेरे एसेट का इक्विटी सेविंग फंड, ये दो अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से प्रणव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो प्रणव, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है प्रणव से हमारा संपर्क टूट गया है। अगली one question that Virendra asked Dhirendra that SWP, and the way he was asking the question, I got the feeling I remembered one instance that you had given once, that somebody asked you, tell me 2 good mutual funds, and after you told him 2 good mutual funds, he asked you to tell him 2 SIPs also. So some people have this idea that SIP, SWP are different products. So would you like to clarify that for people generally? Yeah, I would like to clarify that, SWP and SIP, they are not a mutual fund. Many people do ask me that, give me a good SIP fund or fund for SIP. Every fund is actually, you can do a SIP in any fund. You can do a SWP from any fund. You can invest in an equity fund. You can invest in a debt fund. Depending on the amount of money that you need, depending on your experience with the market and your risk tolerance, because a new investor can't withstand the decline in value of equity, the possible decline in value of equity in a brief period of time. An experienced investor can well withstand. Also, depending on the scale of money, for example, his need was just about 18 lakh rupees, 1.8 lakh rupees, from a corpus of 50 lakh rupees, which is not very significant. It is just about 3.6% or so. So I would say that he can well invest in an equity fund, withdraw, set up a SIP of 15,000 rupees, and in the worst of situation, even in a very bad market, he will not be disappointed because there is the likelihood of eating heavily into his capital, even if the market is down substantially for a couple of months or a year or so, is not much. But if this need for withdrawal would have been about 8% or 9%, or that is the amount, and your risk tolerance goes down when you retire or when your income stops, and that is when you have to deal with it conservatively. Your need is higher and your dependence on income. So lot of variables, and every fund is eligible for SIP, SWP. Choose the right kind of fund based on these 2 variables, which I think is a very delicate and important decision. And going wrong can disappoint you heavily. Right, thanks for clarifying this. And although our caller SPS Jain has already talked at length about it, let's cover this as well. Withdrawing funds for the last 2 months, foreign funds have infused 15,280 crore rupees in the domestic equities on hopes that US Federal Reserve would go soft on rate hikes. According to the data with depositories, foreign portfolio investors invested 15,280 crore rupees in equities during the period November 1 to 4. This came following a net outflow of just 8 crore rupees in October and 7,624 crore rupees
in September. So far this year, the total outflow by foreign portfolio investors in equities has reached 1.53 lakh crore rupees. And before we go any further, let's quickly remind our listeners that we are available at 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. And Gaurav from Ghaziabad joins us. Gaurav, welcome to Market Mantra. Please put your question. So what is the right time to rebalance your portfolio? Because we have some investment and almost 90-95% is in equity and only 5-7-10% is in debt. Though we don't need funds right now, but is it the right time to rebalance our portfolio considering our age is about 60 plus? And second question is it a good time to invest in, for suppose if we get some funds, is it the right time to invest in multi-cap fund, active fund or value discovery? Because value discovery is something which will always grow in future. So what is the right fund for if somebody gets a good fund amount of money? Thank you. Okay, both are very important questions and both are very, the answer to these questions is very complicated. But I'll try and explain you in as simple manner as possible, or try my best, which is one should always rebalance one's investment, but to be able to rebalance, you must have an asset allocation. Have you decided, or when you started investing, did you decide on an asset allocation that 25% of your money will be in fixed income, 75% will be in equity? And if this 75% in equity has become 92%, then you need to rebalance. But if you did not start with any kind of allocation or decision about allocation, which you can decide now, that you are growing old, your income has stopped, you would like to be conservative. So it could well be, 50% equity, 50% debt, which I think is a very balanced thing. If you don't require any income from your investment. You should, at the same time, when you decide, or it 75% equity, 25% debt, or which you can reset it to now. And the way to do it is, the basis of this will be your income requirement and your understanding of the decline, your ability to withstand the ups and downs of the market. If you are an old investor, you'll be fine with 5-10% up and down value. Once you have decided on the asset allocation, rebalancing becomes easy. But still you have to frame a rule, because when markets go up, we tend to get greedy. When markets go down, we become very fearful. And that is when you should actually frame a rule that if you have decided your allocation to be 50-50, and if this 50% in equity becomes 60%, you will rebalance, which is a 20% deviation from the basic allocation. Or likewise, 75%, and if it becomes 80-82%, then you will rebalance it, which means that have your asset allocation decision, have a rebalancing decision, and if you do it now, then rebalance and then stick to it. How often you should do it? You should not do it very often, because market goes up and down every day. And if you decide on 50-50 market, your portfolio will always become 52% or 48% in fixed income, likewise, so on and so forth. With every day's movement in the market, your allocation will change. Don't do it very often, because there will be tax implications. There will also be exit load applicable. So be conscious of these two things. But I think 10-15% deviation from your stated or your decided allocation decision, you should rebalance. Now the second question, that how much should you be investing in a multi-cap fund or a value fund or a value discovery fund, which is actually ICICI Prudential Value Discovery Fund, which is a large fund which has, it's a cyclical we have witnessed cyclical performance here, and of late it has done exceptionally well. And it has a very long history of doing well with a long period of underperformance, but then it actually more than compensates after a point. My suggestion will be that, if all your money in equity, a third of that should be in a value fund, because they do well, but for many a time they also test patience. And India dominantly remains a growth market. But these funds, they are value fund by the very, character in terms of the preferences of the kind of investment the fund manager makes. But still, they are growth-oriented value fund. Many of the funds which are out of favor or not well priced, or they are not very popular stocks right now. But those companies are not necessarily
down in the dumps or they are very cheap. They might be cheap relative to others. So net, a good value fund, a third of your money should always be there. ये अगले कॉलर हैं वेस्ट बंगाल से। अभी स्वागत है आपका, सवाल पूछें। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत दिन से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मेरा तो पहला क्वेश्चन ये है, ये जो सर है हमारे साथ, इनका इतना नॉलेज का सोर्स क्या है? और दूसरा क्वेश्चन, मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है कि मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा वो थोड़ा अगर कंप्यूटर में देख के बताएं डिटेल में। क्वांट मिड कैप एक्टिव फंड, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया, और आपका कैनरा रोबो को स्मॉल कैप फंड में मैंने इन्वेस्ट किया। अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई में आने वाला है। मैं 1 साल में और 5 साल में हिस्ट्री को दर्पण में रखते हुए कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, करना चाहिए, और सर का ओवरऑल गाइडेंस भी चाहिए ये 2 फंड और मार्केट के बारे में, मार्केट को वो कहाँ देख रहे हैं। थैंक यू सर। पहले हम इस पर जवाब देना चाहेंगे कि आपने जो पूछा कि सर को इतनी जानकारी कहाँ से है, तो सर लंबे समय से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और इसके लिए जो इनकी कंपनी है वैल्यू रिसर्च, उसके सीईओ हैं, उसके फाउंडर हैं, और म्यूचुअल फंड पर इनका बहुत लंबा अध्ययन है, और ये ज्ञान इनको इसी से प्राप्त हुआ। और इन्होंने शुरू से ही इसी पर फोकस किया। और जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा ना, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, तो मधुशाला पा चुके हैं हमारे धीरेन्द्र साहब जी। अब आप धीरेन्द्र जी अपना इनके सवाल का जवाब दे दें। धन्यवाद आपकी इतने जेनरस बड़ाई के लिए। इनके जो सवाल थे कि कैनरा रोबेको और क्वांट फंड्स का आउटलुक क्या है, और ये दोनों फंड का प्रदर्शन काफी जबरदस्त रहा है। और स्मॉल कैप फंड जब अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, और तुलनात्मक तौर पे बाकी फंड से इनका प्रदर्शन अच्छा होता है। और ये अच्छा इसलिए होता है क्योंकि बीच में जब ये गिरते हैं तो बहुत गिरते हैं, और अब गिरते हुए बाजार में या गिरते हुए दौर में अगर आप अपना पैसा नहीं निकालते हैं तो काफी हद तक स्मॉल कैप फंड्स में मिलने वाला रिटर्न जो है वो आपकी बहादुरी का कॉम्पनसेशन है। क्योंकि अगर आपने नहीं निकाला तो इस वजह से आपको ज्यादा रिटर्न मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो पहली बार लगाते हैं वो इस तरह के फंड से गिरावट के बाद अपना पैसा निकाल लेते हैं, और लंबे समय तक अगर बने रहते हैं। और खासकर ये जो उतार चढ़ाव का दौर है, इसमें अगर आप एसआईपी करते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा रिटर्न इसलिए भी आपके एसआईपी पे मिल पाता है, क्योंकि जो गिरावट वाला दौर है जिसमें आपका एसआईपी जारी रहता है, तो आप काफी ज्यादा सस्ते दाम पे आप वो खरीद पाते हैं कम समय के गिरावट के दौर में भी, क्योंकि गिरावट वहां बहुत होती है। क्वांट का फंड कैसा है, और ये इन क्वांट के अधिकतर फंड्स का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त है। और क्वांट के फंड्स का जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से इसको चलाया जाता है, वो बाकी किसी भी फंड कंपनी के इक्विटी फंड से बिल्कुल ही अलग है। अधिकतर इक्विटी फंड्स बोलते हैं कि हम वैल्यू में या ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस फॉलो करते हैं हम इतना, तो और डाइवर्सिफाई करते हैं। क्वांट भी डाइवर्सिफाई करता है क्योंकि वो तो म्यूचुअल फंड चलाने का नियम है। लेकिन और उसके बाद ये जो बाकी सारे फंड जो कहते हैं कि हम ग्रोथ या कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और खरीदते हैं और होल्ड करते हैं स्टॉक्स को, क्वांट ऐसा नहीं कहता है। क्वांट बोलता है कि हमें कुछ नहीं पता, हमारे पास एक मॉडल है, उस मॉडल के जो हमें बताता है, जिसमें बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जो कि उन्होंने डिवाइस किया है। उसके वजह से उस मॉडल पे जो सबसे अट्रैक्टिव कंपनियां होती हैं उन्हें खरीदता है, और जैसे वो मॉडल बोलता है कि अब इनको बेच देना चाहिए, जो कि काफी कम समय में भी हो सकता है, तो बेच भी देता है। और इस वजह से और ये काफी कारगर साबित हुआ है पिछले 2-2.5 साल में। और मुझे इसमें बड़ा शक था कि ये अच्छा नहीं करेगा या लंबे समय तक की परफॉर्मेंस सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन ये कर रहा है। और ये काफी यूनिक स्ट्रैटेजी है, अभी तक बड़ा सक्सेसफुल रहा है जब से ये बदलाव हुआ है। और सारे कैटेगरीज में इनके सारे फंड्स इनका सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है। और ये जो एक्टिव इक्विटी फंड है, जो कि अपना एलोकेशन इक्विटी और डेट में बदलता है, जिसमें कि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, किस तरह की कंपनियों में पैसा लगाता है, कितना पैसा इक्विटी में लगना चाहिए, कितना पैसा डेट में लगना चाहिए, ये सारा डिसीजन उस मॉडल के जरिए ही आता है। और ये काफी कारगर साबित हुआ है। अधिकतर फंड इनके हर कैटेगरी में अभी तक पिछले 2-3 साल से कुछ ज्यादा समय में सबसे अच्छे रहे हैं, प्रदर्शन रहा है। और अगर ये ऐसे ही जारी रहता है
तो मेरे विश्वास, इनके स्ट्रैटेजी में विश्वास नहीं कम होने की वजह से भी के बावजूद इनका प्रदर्शन अच्छा है, पर मेरे लिए क्या करना बड़ा मुश्किल है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा. In fact, I remember 2 months ago, similar question about Quant had come, Dhirendra, and you had said that Quant has done pretty well in the last couple of years, but I haven't understood it as well to recommend it. Are you still consistent on that? Is it not, you haven't understood it as well to recommend it, or would you just wait and watch? I will explain exactly this is what I was saying just now, that I've understood what they are doing, but I don't understand what is the basis of what they are doing. Because, that is their model, that is their proprietary model, and it is working. But just because something is working doesn't mean that, it will keep working. When somebody talks to me about long-term investment in following a strategy, following a value strategy, following a kind of, a certain segment of the strategy or a line of thinking, or somebody's instincts turn out to be good. But in this case, I've not understood it, but, maybe over a period of time, they become more transparent about the critical, even the broad inputs to the strategy. Maybe I will have, with greater understanding, belief can get stronger, can get better. Right. Our next caller is from Gurugram. SD Khanna is online with us. Khanna Sahab, welcome to Market Mantra. I think we have उनसे संपर्क टूट गया है. अगले कॉलर और हमारे हैं प्रणव गाजियाबाद से. प्रणव, स्वागत है आपका. प्रणव, सवाल पूछें. थैंक यू सर. सर, मेरा क्वेश्चन केवल इतना था, मुझे थोड़ा सा अपना गाइड कर दीजिए मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में. जैसे कि मेरे पास में 3-4 ब्लू चिप फंड्स हैं. मेरा एसेट SBI और कोटक और HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC टॉप 200. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कोई ऐसा फंड मुझे बताइए जो कि, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में मैं हूँ इस वक्त. मैं चाहता हूँ कि 5,000 रुपये महीना में इन्वेस्ट करूँ लॉन्ग टर्म के लिए. तो कोई ऐसा फंड, 2 फंड कुछ सजेस्ट कर पाए आप लोग? तो ये जो आपके फंड है, ये अधिकतर फंड लार्ज कैप फंड है, ब्लू चिप, ये चारों अच्छा करते हुए फंड है, और जिसमें इसमें आपको निवेश अपना अधिकतर जारी रखना चाहिए. और अगर 1-2 फंड इसमें जोड़ना हो, जो कि क्योंकि आपके सारे फंड की एक लाचारी हो गई है कि उनको डोमिनेंटली लार्ज कैप में ही रहना है, और वहां पे जो आपकी अभी जरूरत है कि थोड़ा सा उसमें पंच आ जाए या थोड़ा बेहतर आप उतार चढ़ाव विथस्टैंड करते हुए ज्यादा रिटर्न चाहेंगे, क्या 2 स्मॉल कैप फंड उसमें जरूर ऐड कीजिए. और अगर मुझे कुछ गिनाना हो कि एक्सिस का मिड कैप या DSP का स्मॉल कैप या SBI का स्मॉल कैप या कोटक स्मॉल कैप, इसमें से 1 या 2 फंड जिसमें आप अपना निवेश जारी रखिए या की शुरुआत कीजिए. सॉरी. Let's look at the oil market. Global crude oil prices ended higher during the week amid continued uncertainty around future interest rate hikes by the US Federal Reserve, while a looming EU ban on Russian oil and the possibility of China easing some COVID restrictions supported markets. So the Brent crude futures climbed 2.9% during the week to end the week at $98.57 per barrel on Friday. The US crude futures jumped 4.7% during the week to close the week at $92.61 a barrel. There was a question from Gaurav from Ghaziabad earlier, and he mentioned value, and I see that the SEBI classification also puts value and contra in the same bucket. Are they the same thing or are they different? Briefly, if you can let us know that, Dhirendra. No, they are not the same thing, but they are broadly, on the characters of the underlying portfolio sometimes may match. And the objective of the SEBI classification was primarily to reduce as many categories because investors face a choice and problem of plenty. Contra is a strategy whereby, something which is some fund manager who is taking a contrarian bet. It may not be a cheap stock. Value is relatively cheap relative to the market, or something which is down in the dumps, and something which is, cheap for a reason. And the fund manager thinks that if he buys it, the reason might disappear, and that will cause the difference. Whereas Contra is a strategy where something which is out of favor, and the fund manager thinks that. धीरेन्द्र जी, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद आपका. Thank you, Dhirendra. Before we close, a reminder of the headlines. Government issues new guidelines for export of sugar, sets a quota of 6 million tons of export for 2022-2023. Foreign funds infused 15,280 crore rupees in domestic equities in the first week of November. And Brent crude oil futures climbed 2.9% during the week to close the week at $98.57 a barrel. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.
Market Mantra.